दोस्तों, इन दिनों काफ़ी चर्चे में है एक नाम और वो है द तालिबान। आप हैरान होंगे जानकर इस पश्तो टर्म का मीनिंग। जी हाँ, तालिबान एक पश्तो टर्म है जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट। ये एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव पॉलिटिकल और रिलीजियस फैक्शन है अफगानिस्तान में, जिसकी इमरजेंस हुई 1990s में, जिस वक्त सोवियत ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉ कर गए और साथ ही सिविल ऑर्डर और अफगान की कम्युनिस्ट रेजिम बिखर कर रह गई। हिस्टोरिकल सोर्सेज के मुताबिक 1980 के दौरान ये ट्रूप नदन पाकिस्तान में ट्रेंड अफगान रिफ्यूजीज जो कि वहाँ स्टूडेंट्स थे उन्हें लार्जली कॉन्सिस्ट करता है, जिसके लिए इनका नाम पड़ा तालिबान। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पे हम इन्हीं तालिबानियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इनकी ओरिजिन क्या है, इनके एम क्या है, ये कहाँ तक पहुँचे हैं और फिलहाल अपडेट इनका क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ वकार, आप सभी का यार, और आप सभी देख रहे हैं द ट्रेंडी टॉक्स। साल 1994 तक तालिबान सोशल ऑर्डर्स के लिए एक फोर्स की तरह सदर्न अफगान प्रोविंस यानी कंदाहार में तैयार हो गया और धीरे धीरे सारे वॉरलॉर्ड्स को देश के साउथ हिस्से में कंट्रोल में ले लिया। सिर्फ यही नहीं, 1996 तक तालिबान के समर्थन में कुछ पश्तून एथनिक ग्रुप उतर आए, जिनकी मदद से उन्होंने काबुल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया और देखते देखते देश के कई अन्य राज्य भी उनके कब्जे में आए। वैसे तो तालिबान में रेसिस्टेंस जारी रहा, हालांकि विशेष रूप से नॉन पश्तून एथनिक ग्रुप्स के बीच, जैसे कि ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा। मानो देश के ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एरिया में, जिन्होंने काफ़ी क्लोजली पश्तून तालिबान को फेस किया। और देखते देखते 2001 में हाल कुछ यूं हुआ कि देश के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को छोड़कर बाकी पूरा देश में तालिबान का ही कब्जा हो गया। दूसरी तरफ वर्ल्ड ओपिनियन की बात करें तो दुनिया भर में तालिबान की सोशल पॉलिसीज, स्पेशली वुमेन को पब्लिक लाइफ से एक्सक्लूड कर देना ऑन रिलीजियस ग्राउंड और उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से भी दूर कर देना, इस तरह के नेगेटिव बिहेवियर के लिए तालिबान की निंदा की गई। कमाल की बात यह है कि ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स खुद सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यूएई जैसे मुस्लिम देशों में भी नहीं है। इसके बाद आता है साल 2001। जी हाँ, 11 सितंबर, जब न्यूयॉर्क सिटी के WTC और पेंटागन पर अटैक हुई। इस हमले के बाद यूएस ने तालिबान को ऑर्डर दिया कि वो उन्हें उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दे, पर तब तालिबान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण फिर से एक अफगान वॉर हुई और एक बार फिर तालिबान को उनके पावर से हटाया गया। अब जाहिर है, जब तालिबान को उनके पावर से हटा दिया गया तो वो चुप नहीं बैठते। यही वजह थी कि अब तालिबान कई मौके पर यूएस और नाटो के खिलाफ हमला बोला। इस दौरान किसी अननोन लोकेशन से तालिबान लीडर उमर उन्हें लीड कर रहा था। इस बात की शक भी जताई गई कि वो पाकिस्तान में छुपा है, लेकिन तब तालिबान ने इस बात को नकारा। लेकिन जुलाई 2015 में अफगान गवर्नमेंट द्वारा ये डिस्कवर की गई कि उमर 2013 में ही पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में मर गया। उमर के बाद तालिबान को लीड कर रहा था उनका लीडर अख्तर मंसूर, लेकिन उसे भी मई 2016 में पाकिस्तान में हुई एक यूएस एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया। इसी दौरान तालिबान ने अपने रिसिलेंस में कोई कसर न छोड़ी। इसकी मिसाल यह है कि पावर पे ना होते हुए भी अफगान गवर्नमेंट को तालिबान लीडर्स ने मजबूर कर दिया रिकॉन्सिलिएशन पे, जिसके बाद फर्स्ट फॉर्मल कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश की गई प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ। जब बात आती है अफगानिस्तान को रूल करने की, तो तालिबान वहाँ के गवर्नमेंट को फंडामेंटली इलेजिटिमेट समझती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं है। और इसके लिए तालिबान सिर्फ और सिर्फ यूएस को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस गवर्नमेंट को यूएस ने ही वहां पे इंस्टॉल किया है। अब हम चलते हैं सीधे साल 2018 में। जी हाँ, वो साल जहां पहली बार तालिबान और यूएस के बीच मीटिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड यूएई, यानी वो इकलौते मुल्क जिनके दोनों से ही डिप्लोमेटिक टाइज हैं। इस डिस्कशन में दो पॉइंट सामने आते हैं। पहला पॉइंट ये कि तालिबान चाहता है कि यूएस ट्रूप कंप्लीटली विड्रॉ कर ले, यानी अफगानिस्तान को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, और दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स हर बार की तरह यह चाहता है कि तालिबान अपने देश के सेंट्रल गवर्नमेंट से नेगोशिएट करे। इस तरह की कई फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग्स के बाद फाइनली जुलाई 2019 में पहली बार एक मीटिंग होती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल होते हैं और अग्री करते हैं तालिबानी रिप्रेजेंटेटिव से कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पे, जिसपे डिपेंड करने वाले थे उनके फ्यूचर रिकॉन्सिलिएशन टॉक्स। इन्हीं डिस्कशंस के दौरान सितंबर मंथ में तालिबान और यूएस एक प्रिंसिपल अग्रीमेंट पे ऑफिशियली साइन करने वाले थे, लेकिन उसी दौरान काबुल में एक यूएस ऑफिशियल की जान ले ली जाती है और इस पे यूएस को एक अच्छा मौका मिल जाता है विड्रॉल को कैंसिल करने का। इसके बाद आता है साल 2020, जहां फरवरी के महीने में एक डील होती है। इस डील के अनुसार तालिबान सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ अहम मुद्दों पे बातचीत करने को तैयार होते हैं और साथ ही ISIS और अलकायदा जैसे ग्रुप को अफगान में ऑपरेट करने पे रोकथाम भी लगाते हैं। इस दौरान यूएस गवर्नमेंट भी अपने ट्रूप को विड्रॉ कर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और मार्च के महीने में विड्रॉल शुरू हो जाती है, लेकिन इस काम में डिले भी जारी रहते हैं, सिर्फ इसलिए
डिले के कारण ही मार्च में होने वाली विड्रॉल सितंबर को चली जाती है। इस विड्रॉल के कारण तालिबान को उसकी खोई हुई पावर दोबारा मिल जाती है और अब तालिबान 2021 के जून के महीने तक डजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर में कर चुका होता है। कमाल की बात यह है कि तालिबान इस वक्त मैन पावर, फायर पावर दोनों ही मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्स से काफी कम है। गवर्नमेंट चाहती तो सीरियस स्ट्रेटेजी और एक अच्छे कोऑर्डिनेशन से सिचुएशन को ओवरकम भी कर सकती थी, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं। दोस्तों जरा सोच कर देखें, अफगान आर्मी इतने ज्यादा होने पर भी क्यों कोई एक्शन नहीं लेते? क्यों लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रही सिस्टम में? क्या ये लो कॉन्फिडेंस थी सिस्टम होल्डर की, या फिर कोई पॉलिटिकल गेम आगे भी यहाँ जनरेट होने वाले हैं? एक तरफ जब गवर्नमेंट ये उम्मीद दिलाती है अपनों को कि तना नहीं छोड़ेंगे ऐसे सिचुएशन पे, तो फिर क्यों रातों रात प्रेसिडेंट अशरफ गनी ही देश छोड़कर भाग निकलते हैं? सवालों के कटघरे पे अब कई चेहरे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी अब तक की कहानी तालिबान की एक ब्रीफ मैनर पे, सो डैट सभी को जानकारी मिले कि अब तक की कहानी थी क्या। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए ट्रेंडी टॉक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।